चंद्रगुप्त मौर्य। इससे पहले जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 6 में आप लोगों ने पढ़ा किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य से पहले जनपद से महाजनपद बना था। उसी के आगे जस्ट टॉपिक है, क्योंकि महाजनपद में सबसे प्रमुख स्थान मौर्यों का आता है। मैंने आपको कल बताया था हर्यक वंश, ठीक, इसके बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश, 3 चीजें कल बताए थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुपाल वंश के संस्थापक खुद शिशुपाल ही थे, ठीक है, उसमें शिशुपाल, कालाशोक ये सब आते हैं। फिर इसके बाद उसी के पीठ पर आता है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, और महापद्मनंद के बाद एक व्यक्ति है, उसका नाम था घनानंद। घनानंद इतना ज्यादा लोगों के ऊपर कृषि कर लगा दिया कि लोग इससे त्रस्त हो गए। कृपया बात मेरे ध्यान समझो। एक व्यक्ति आया तक्षशिला से घनानंद के दरबार में, उस व्यक्ति को घनानंद ने अपमानित करके हटा दिया। उस व्यक्ति का नाम था चाणक्य, ठीक है, चल रहा है ऊपर। देखिए, चाणक्य को उन्होंने अपमानित करके हटा दिया। ध्यान समझिए, जब चाणक्य को उन्होंने अपमानित करके भगा दिया तो चाणक्य ने कसम खा लिया कि मैं जब तक नंद वंश का विनाश नहीं कर लूंगा तब तक मैं दम नहीं लूंगा। बात समझ नहीं? तो उन्होंने नंद वंश के विनाश करने के लिए ठान लिया और फिर वहां से चल दिए। वहां से चले तो एक लड़का था, वो खेल रहा था। कल मैंने आपको कहानी बताया था। ये लड़का यही है, यहाँ देखिए, ये है, ये यही लड़का है, ठीक। यह लड़का जो है एक खेल खेल रहा था, इसमें आपको पढ़िएगा मिलेगा। क्या खेल रहा था? कबड्डी। कबड्डी नहीं खेल रहा था, राजकिलम एक खेल होता है, राजकिलम खेल रहा था। तो वही खेल, वो खेल खेलते हुए लोगों को जो है बता रहा था कि ऐसे करिए ऐसे करिए। उसकी विलक्षण प्रतिभा को देख करके चाणक्य ने सोचा कि इस बच्चे को मैं लेके जाऊंगा और इसको राजनीति, धर्म, युद्ध नीति सब कुछ सिखाऊंगा। और उसको लेके चला गया वो तक्षशिला। उसकी माँ से मैंने कहा कि मांग लिया, कल बताए थे ना। फिर वो लेके चला गया तक्षशिला। फिर इसके बाद उसको खूब प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षित करने के बाद वो बताया कि वहां मगध में एक राजवंश है, उस वंश को जो है आपको नष्ट करना है। तो घनानंद को उस बच्चे का नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। वही चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का नींव डाला। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का हुआ अशोक, जो इतिहास के पन्ने पर सबसे प्रसिद्ध है। प्राचीन इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अशोक है, ठीक, जिनको बाद में सम्राट अशोक के नाम से जाना गया है। बात समझो ध्यान से। जिस प्रकार से मध्यकालीन इतिहास में अकबर को महान बताया जाता है, उसी प्रकार से प्राचीन इतिहास में सम्राट अशोक को सम्राट बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, आज का चैप्टर है चैप्टर 7, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य चला था 322 बीसी से 185 बीसी तक। बीसी मतलब बिफोर द क्राइस्ट, ठीक है। 322 बीसी से 185 बीसी तक चला था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले जो इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 345 बीसी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ये नंद वंश की पीठ पर आए और अपने समय में वो कई युद्ध लड़े। सबसे प्रमुख युद्ध सेलुकस निकेटर का है। सेलुकस निकेटर को उन्होंने पराजित किया। इसके बाद उसकी पुत्री से शादी किए। शादी करने के बाद उससे उसके कुछ राज्य दहेज में ले लिए। सेलुकस निकेटर ने खुद दहेज में ले लिया। बात समझे कि नहीं? ये सब बातें इसमें अभी आपको मिलेगा। ये सब कहानी हमको कहाँ से मिलती है, कैसे हम जानते हैं सब चीज? हम तो थे नहीं उस समय, ठीक, बारात में गए नहीं थे। तो समझो कैसे। तो ये सब कहानियां हमको तमाम प्रकार के साक्ष्य से मिलते हैं। वो साक्ष्य 3 प्रकार के हैं। पहला है साहित्यिक साक्ष्य,
दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, तीसरा है विदेशी साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में मुद्रा राक्षस एक व्यक्ति है, उनका नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा है, उस नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में उसका उल्लेख है कि उन्होंने यहाँ यहाँ ये युद्ध लड़ा था। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। ये सेंड्रोकोटस उनका नाम दिया गया है। विशाख दत्त कृत, इसका मतलब ये है विशाख दत्त द्वारा लिखित, कृत मतलब लिखित। मुद्रा राक्षस में मौर्य के लिए, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल का। निम्न कुल का मतलब शूद्र कुल का। शूद्र कुल मतलब जैसे जो वैदिक उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में 4 भागों में हम समाज को बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे निम्न पायदान का जो होता है शूद्र, उसको शूद्र वंश में रखा गया है। तो ये जो ये चंद्रगुप्त मौर्य, इनको वृषल कहा गया। वृषल मतलब निम्न कुल का व्यक्ति कहा गया। फिर भी इन्होंने छत्रांतर मतलब छत्री, कहीं कहीं छत्री मिलता है, कहीं कहीं वृषल मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, विभिन्न स्रोत मैंने आपको बताया, साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। 3 स्रोत मैंने आपको विशेष बताया। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र की रचना वही कौटिल्य ने किया है। अर्थशास्त्र में क्या होता है, देखो, कम साधनों में अधिक कार्य को कर लेना, मतलब परिभाषा क्या है, सीमित साधन में अपने कार्य को संपन्न करने का कार्य अर्थशास्त्र सिखाता है। बात समझे नहीं? लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्र का ये मतलब नहीं है। यहाँ पर अर्थशास्त्र राजनीति की बात की गई है, अशोक के धर्म की बात की गई है, मतलब नीति की बात की गई है। अर्थशास्त्र, पुराण, मुद्रा राक्षस अभी जस्ट देखे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बौद्ध और जैन ग्रंथ, ये 4 साहित्यिक स्रोत है जिससे मौर्य साम्राज्य का पता चलता है। बात समझे कि नहीं? विदेशी एक व्यक्ति था मेगास्थनीज, ध्यान से सुनो। जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, तो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक व्यक्ति था, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। वो वहां से भेजा गया मगध और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगा। इन्होंने किताब लिखा है, उस किताब का नाम है इंडिका। ध्यान सुनो, इंडिका पढ़ने से पता चलता है कि क्या क्या भारत में उस समय घटनाएं घटित हुई थी। बात समझे नहीं? तो इंडिका से पता चलता है। स्ट्रैबो ये भी एक विद्वान है। फिर इसके बाद कर्टियस और भी लोग हैं, मतलब 3 विदेशी ऐसे विद्वान हैं जो कि भारतीय प्राचीन इतिहास के विषय में अपनी किताबों को उन्होंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब जो खुदाई से प्राप्त हुआ, या कहीं खम्भे उम्भे पर लिखा गया है, या पत्थरों पर लिखा गया है। पत्थर को कहा जाता है शिला, और शिला पर लिखा गया तो हो गया शिलालेख, तो हो गया अशोक के अभिलेख, ये शिलालेख। ठीक, फिर जूनागढ़ का अभिलेख, बात समझे, पत्थर पर लिखा गया है सर। फिर इसके बाद काली पालिश वाले मृदभांड, जो बर्तन थे उसको मृदभांड कहा जाता है, उसके ऊपर काली पालिश कर दिया गया। मौर्य के समय में बर्तनों को काले रंग से पॉलिश किया जाता था, ठीक है, चिकना बनाया जाता था। फिर इसके बाद भवन है। भवन में 2 चीजें हैं, स्तूप और गुफा। स्तूप का निर्माण जहां बुद्ध के अवशेष को रख करके बड़े बड़े टीले बनाए गए थे, उसको स्तूप कहा गया। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। बात समझिए कि नहीं? यहाँ पर स्तूप हो गया। फिर इसके बाद मुद्रा है। मुद्रा में एक मुद्रा है आहत मुद्रा। आहत मुद्रा पर पंचमार्ग बनाया जाता था। इससे भी पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य कहां से कहां तक था। ठीक है, मैंने क्या बोला? ठीक, ध्यान सुन लीजिए। ये हो गए 3 स्रोत। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को मैंने बताया 322 बीसी में गद्दी पर बैठे। बात समझे नहीं? इन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखो, इन्होंने जो नंद वंश था उसका विनाश करके जब गद्दी पर बैठे, तो उस समय जैन धर्म बहुत तेज चल रहा था। इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा लिया
और जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद इन्होंने दीक्षा लेने के बाद कर्नाटक एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर चले गए। श्रवणबेलगोला एक स्थान है, उसी पर जाकर के एक पद्धति होती है संलेखना पद्धति, उसी को संलेखना पद्धति भी कहा जाता है, संथारा पद्धति भी कहा जाता है। संलेखना पद्धति में क्या होता है, जब आदमी को लगता है कि हमारा जीवन ज्यादा नहीं बचा है तो वह खाना पीना छोड़ देता है। बात समझे नहीं, खाना पीना छोड़ करके चला जाता है पहाड़ी पर, धीरे 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 अपने शरीर को त्याग देता है। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। यहाँ पर देखिए श्रवणबेलगोला यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अब देखिए 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर की बात मैंने आपको बताया था। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया, युद्ध हुआ, ठीक है। फिर देखिए सेल्यूकस ने अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी है। ये सब सारी बात मैंने आपको बताया ना। जिससे क्या हुआ, देखिए काबुल, कांधार, हेरात और मकरान 4 जगह उनको दहेज मिला। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर हार गया, उसकी बेटी थी, उसका नाम था कार्नेलिया, उसकी शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी। इन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजवंश था। ये सब बातें मैंने सारी बातें आपको लेक्चर बता दी है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए पाटलिपुत्र के विषय में, अब इंडिका में क्या क्या लिखा है वो समझो ध्यान से। हिलाइए मत। इंडिका में लिखा गया है, जब चंद्रगुप्त मौर्य चलते थे तो उनके आगे पीछे लाम लश्कर होता था, बहुत सारे लोग पैदल चलते थे। उनके जो अंगरक्षक थे वो सोने के वस्त्र धारण किए रहते थे, सोने का कपड़ा पहने रहते थे। उनके अगल बगल जो लोग चलते थे वो पेड़ लेकर के चलते थे। उन पेड़ों पर तोते रहते थे, तोते चंद्रगुप्त मौर्य के सर पर जो मंडराते रहते थे। बात समझे कि नहीं? ये सब बातें कहां से मिल रही है? इंडिका में लिखा गया है ये सब बात, ठीक है। पाटलिपुत्र के विषय में पता चलता है कि पाटलिपुत्र जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, उसके चारों ओर कुछ मजबूत दीवारें बनाई गई थी, जिसमें देखो 570 बुर्ज बनाए गए थे, मतलब ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई थी। फिर इसके बाद 64 द्वार थे उसमें, यह आपको बताते हैं। 2 या 3 मंजिलों की लकड़ी के, देखो 2-3 मंजिलों का लकड़ी का मकान बना, लकड़ी और ईंटों, कच्ची ईंटों मकान बना हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है बैठते थे, दरबार जो लगाया जाता था, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एपियानस एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का वर्णन किया है। इतनी बात समझ गए नहीं तुम लोग? अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य जब मर गए, कहाँ मरे थे जानते हो? कर्नाटक में। कर्नाटक में जगह है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर जाकर के उन्होंने संथारा पद्धति के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। संथारा पद्धति क्या होता है जानते हो? संलेखना पद्धति। मैंने बताया कि जब आदमी को लगता है कि हमारे पास समय नहीं बचा है तो वह खाना पीना छोड़ देता है और पहाड़ी पर जाकर के धीरे धीरे शरीर त्याग देता है। जब खाना पीना नहीं खाएगा मर जाएगा ना, उसी को संथारा पद्धति कहा जाता है या संलेखना पद्धति कहा जाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य मर गए तो उनके स्थान पर उनका पुत्र आया बिंदुसार, ठीक। बिंदुसार देखिए, बिंदुसार ये है। 298 में चंद्रगुप्त मौर्य मरे थे और 298 में ही बिंदुसार गद्दी पर बैठे। 298 से 273 बीसी तक ये गद्दी पर बैठे। वो जैन धर्म के अनुयायी थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। ध्यान से सुन लो, बात न करो, आपको काम देगा ये। भद्रसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या कौन आया था? मेगास्थनीज, ठीक है। इनके दरबार में कौन आया है? डायमेकस। दोनों का नाम देखिए, ये डायमेकस है और वो मेगास्थनीज थे, ठीक। ये एंटियोकस के दरबार से आए थे और वो सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आए थे। दोनों में अंतर समझ लो। जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा गया है। किसको? बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है।
क्या हुआ जी? बिंदुसार के पास बिंदुसार के पास कोई कॉपी किताब नहीं है। चलो, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ। 2 विद्रोह जो हुआ था तक्षशिला में, उनके 2 लड़के थे, एक का नाम था सुशील और दूसरे का नाम था अशोक। बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को भेजा कि जाइए विद्रोह दबा के आइए। सुसीम नहीं दबा पाया, तब उन्होंने अशोक को भेजा। अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। अशोक जितनी लड़ाई लड़ा लगभग सभी जीता था। सबसे खतरनाक लड़ाई इनकी थी कलिंग की लड़ाई। अभी आपको बताते हैं, बहुत हत्याएं हुई थी उसमें। अभी आ रहा है, अशोक जब आएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, 2 विद्रोह का दबाने के लिए उन्होंने पहले सुसीम को फिर अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना किया था। उन्होंने देखिए, सीरियन नरेश जो थे, एंटियोकस, मदिरा मतलब शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना किया था। तो उन्होंने क्या किया, मदिरा भेज दिया, सूखे अंजीर भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजने के लिए कहा। क्यों जानते हो दार्शनिक क्यों नहीं भेजे? क्योंकि देखो, जैसे मुझसे तुम रुपया पैसा ले लोगे तो मैं फिर उसको कमा लूंगा, लेकिन मेरी बुद्धि थोड़ी ले पाओगे। बुद्धि ले पाओगे? चाहे जहां भी विद्वान व्यक्ति रहेगा वो कमा ही लेगा। इसीलिए दार्शनिक को नहीं भेजे। दार्शनिक जहां रहेगा अपना नाम कमाता रहेगा, इसीलिए दार्शनिक नहीं भेजे। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार वह मतलब बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। इनके सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसका प्रधान क्या कहलाता था? खल्लाटक। खल्लाटक जो होता था प्रधान, जैसे प्रधान होता है और 500 सदस्य और भी होते थे। अब समय आता है, बिंदुसार का लड़का है अशोक, ठीक है। ये 2 लोग हो गए थे। अशोक बड़ा खतरनाक आदमी है। अशोक ने अपने 99 भाइयों का हत्या कर दिया, काट डाला। ऐसा मिलता है वर्णन, अब पता नहीं कितना सही। और फिर ये बना शासक, कहीं कहीं मिलता है। उसे भी ये भी थे सुशील। अशोक क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि देखो, शासन प्रशासन चलाने के लिए योग्य व्यक्ति चाहिए। जैसे आप लोग औरंगजेब और दारा सिकोह के विषय में पढ़े थे। मैंने आपको बताया था, दारा सिकोह को औरंगजेब ने दिल्ली के रास्तों पर दौड़ा करके मार डाला। अपने भाई की बंदूक, हाँ, अपने भाई को ही मार डाला। यहाँ पर आ जाते हैं अशोक। 273 में बिंदुसार मर जाते हैं और 273 बीसी में ही अशोक बन जाता है शासक, और 232 बीसी तक के शासक बने रहते हैं। राजगद्दी पर जब ये बैठे थे, उस समय ये अवंती के राज्यपाल थे। अवंती कहाँ है? ठीक है, अवंती राज्यपाल था। मास्की, देखो ये ध्यान सुनो, इसको देखो, इधर देखिए क्या दिक्कत है। ध्यान सुन नहीं सकते हो? देखो, मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उड़े गोलम, ये स्तंभ लेख है, पत्थरों पर लिखा गया है। में अशोक का नाम मिलता है कर्नाटक के गुलबर्ग जिला के। क्या दिक्कत है जी? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है पूछो ना मुझसे। ठीक, देखो, कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में एक जगह है कनगनहल्ली से प्राप्त, देखो, उभारदार मूर्ति शिल्प अभिलेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राडियो अशोक, राडियो अशोक का होता है राजा अशोक, ठीक है। राडियो अशोक का नाम लिखित है। इसका भाब्रू अभिलेख है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा घोषित किया है, स्वयं को राजा बताया है, अशोक सम्राट, मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जब ये राजा बने, मतलब 273 ईस्वी में जब राजा बने, 273 में 8 जोड़ दोगे तो कितना होगा?
273 में 8 जोड़ कितना होगा? 281। 61 होगा। पीछे आता है ना, ये पीछे चलता है। देखो 273 बीसी है, तो 8 वर्ष बीतेगा तो 8 वर्ष इसमें घट जाएगा, तो आ जाएगा 261। ठीक है, पीछे आते हैं, बीसी में पीछे चलते हैं। तो 261 बीसी में इन्होंने आक्रमण किया कलिंग पर। ठीक है, जितना इन्होंने युद्ध किया था सारे युद्ध में जीते थे। कलिंग पर आक्रमण किए तो कलिंग में इतनी हत्याएं हुई, कोई पुरुष बचा ही नहीं, तो महिलाएं सामने आई। तो महिलाओं से युद्ध करने से इन्होंने मना कर दिया। देखो यहाँ पर ये कहाँ गया किताब, ये इसमें देखिए अशोक के विषय लिखा है बढ़िया से। ये यहाँ पर देखो, कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी उठ सकता है। यहाँ पर सबके पास है किताब में, देखिए हमें कलिंग पर विजय पाना है। जब देख लीजिएगा आप लोग, कलिंग पर जब आक्रमण किए तो वहां पर भयंकर युद्ध हुआ और इतने लोग मारे गए। देखो यहाँ पर अशोक का मुंह देखो कैसे बन गया है, ये एकदम बेचैन हो गया। अब देखो लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, ऐसा किताब में तुम्हारा लिखा है। अब उन्होंने कहा, जब वो पहुंचे युद्ध करने के बाद, उनके मन में शांति नहीं मिल रही थी, बड़े परेशान थे, बेचैन थे, बेचारे इतनी हत्याएं हो गई। जिस तलवार से हत्या किए थे वही तलवार ढूंढ रहे थे, खून लगा था, ढूंढ रहे थे। एक व्यक्ति था, बड़ा खुश था वो, और उसको देखे तो बेचैन हो उठे। बस 5 मिनट वो बेचैन हो उठे, अशोक बेचैन हो उठे। उनके मन में आया कि ये व्यक्ति क्यों इतना खुश है। वो व्यक्ति जाते कौन था? सुसीम का लड़का था जिसकी हत्या की थी। वो व्यक्ति उपगुप्त नाम था उसका। उससे उसको उन्होंने बुलाया, उसको बुलाओ तो ये इतना खुश क्यों है, मैं इतना परेशान हूं। उन्होंने कहा क्योंकि मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं। मुझे अशोक ने कहा मुझे शांति चाहिए। कह रहे चलिए बुद्ध के चरणों में आपको शांति मिलेगी। तब अशोक को ले गए बुद्ध के चरणों में। अशोक ने स्वीकार कर लिया बौद्ध धर्म और वहीं से हो गया खुश। ठीक, अब लगा खुद न्याय का काम करने। पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाया, महिलाओं के लिए चिकित्सालय बनवाया, बूढ़े बुजुर्ग के लिए बहुत धर्म का कार्य करने लगा था। अशोक एकदम सुधर गया, पहले इतना युद्ध रहा था, खूब एकदम सुधर गया। सब ज्यादा प्राचीन इतिहास में अशोक के पीछे पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, अशोक देखो यहाँ पर ये सब सारी चीजें हैं। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। ठीक है, अहरौरा अभिलेख में उसे बौद्ध मतानुयायी बताया गया है। अशोक एक उपासक के रूप में अपना देखो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, एक जगह है बोध गया, बिहार में है। ठीक है, और 12वें वर्ष निगाली, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। खूब घूम घूम करके वहां पर देखने लगे। वहां पर जा करके जो किसान थे उनका टैक्स कम कर दिए। इस प्रकार से उन्होंने घूम घूम करके धर्म का कार्य करना शुरू कर दिया अशोक। ठीक है, अशोक आजीविकों को रहने के लिए एक पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी, उसका नाम है बराबर की पहाड़ी। ठीक है, बराबर मतलब ये बराबर नहीं है, बराबर की पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम देखो कर्ज है, चौपार है, सुदामा है, विश्व झोपड़ी है। ये सब गुफा का निर्माण कर ताकि जाकर के वहां पर जो बौद्ध भिक्षु है रह सके और अपना जीवन यापन कर सके। अशोक के पौत्र का नाम था दशरथ। ठीक है, दशरथ ने आजीविकों को रहने के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान किया। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। अशोक की एक बेटी थी, उसका नाम था संघमित्रा, और उसका पुत्र था महेंद्र। अपने पुत्र और पुत्री को उन्होंने भेजा श्रीलंका। श्रीलंका क्यों भेजे थे? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे थे, जहां पर तथागत बुद्ध बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति किए थे। जिस पीपल वृक्ष के नीचे, उस पीपल की टहनी को ले जाकर के महेंद्र और संघमित्रा ने लगाया श्रीलंका में। बात समझे कि नहीं?
क्या हुआ? कोई कष्ट है तो मुझसे पूछो, कोई प्रॉब्लम है? मैं आप लोग बार बार कहता हूं मुझसे पूछो, ठीक है। श्रीलंका ले जाकर लगा दिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो महेंद्र संघमित्रा थी, वहां से प्रचार प्रसार करते हुए फिर इंडिया लौटी, ठीक है। यहाँ पर यही है अशोक के पौत्र, यहाँ पर ये महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए। अशोक ने बाद में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। सब बातें मैंने आपको बता दिया था। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख, अफगानिस्तान से खरोष्ठी लिपि का अभिलेख, देखिए शहबाज गढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान से तथा शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी, ठीक जैसे आज लिखा जाता है। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्तंभ लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिला मतलब चट्टान होता है, चट्टानों पर लिखा गया है। देखो ये सब बातें हमको कैसे पता चलेगी? जब कहीं पर लिखा गया रहेगा, उसी को पढ़ करके पता चलता है, ठीक है। तो शिलालेख में लिखा गया है, स्तंभ लेख में लिखा गया है, गुहा लेख, गुहा मतलब गुफा, गुहा लेख में लिखा गया है। इन शिलालेखों की खोज 1750 में एक व्यक्ति था, उसका नाम था पाद्रेटी फैंथेलर ने किया था और इसकी संख्या 14 बताई गई है। इसमें से देखो 14, इस अभिलेख को सबसे पहले एक व्यक्ति था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। अशोक के कुल 7 अभिलेख जो है वो कौन कौन से समझो, बस खत्म होने वाला है। अभी इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन ठीक है, तुम लोग हजम कर पाओगे? यस। चलो ठीक है, बताता हूँ। देखिए पहला प्रयाग स्तंभ लेख है। प्रयाग कहाँ जाते हो? प्रयाग इलाहाबाद, प्रयाग स्तंभ लेख। ये लेख है, ये कौशाम्बी में था। कौशाम्बी से अकबर को जानते हैं, आपको मध्यकालीन इतिहास में पढ़ाए हैं कक्षा 7 वाले में। अकबर ने इस अभिलेख को लेके चला आया, देखो कौशाम्बी से कहा लेके आए? इलाहाबाद के किला में, इलाहाबाद किला, इलाहाबाद गए तुम लोग? किला देखे हो? संगम गए हो ना? संगम जहाँ पर नहाते हैं, वहां जाओगे किला दिखाई देगा आपको, काफी बड़ा किला है। उसी में खींच करके यहाँ पर कौशाम्बी से लेके आए यहाँ। दूसरा है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख जो था टोपरा में था, टोपरा। फिरोज शाह तुगलक को जानते हो? यस। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से इसको दिल्ली लेके आया, ठीक। अगला है दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। फिर फिरोज शाह तुगलक मेरठ से दिल्ली लेके चला गया, ये पहले मेरठ में था। फिर अगला है आपका रामपुरवा, लौरिया अरेराज, नंदनगढ़, ठीक है, यहाँ देखो नंदनगढ़ होगा, लौरिया अरेराज नंदनगढ़। ये सब अभिलेख है उनका, ठीक। ये सब के सब कहाँ है? चंपारण में, बिहार में। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 अभिलेख हो गया। 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है, और एक डिब्रूगढ़ का अभिलेख है, छोटा है वो। तो 7वां अभिलेख सबसे बड़ा। इतनी बातें अशोक के विषय में अभी आज जानिए, बात समझे नहीं? फिर इसके बाद जब आप लोग खाना खा लेंगे तब जानेंगे। और बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? अशोक अपने समय में जब युद्ध लड़ रहा था, जब युद्ध लड़ते जब कोई पुरुष नहीं बचा, सबको काट डाला, सबको मार डाला, तो औरतें आ गई सफेद साड़ी पहन के सामने।
वह कहा कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। औरतों ने कहा नहीं, मुझसे युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि हमारे घर में कोई मर्द नहीं बचा है, सब मारे गए। वहीं से उसका हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक बन गया और भूमिका बन आई। ठीक है, मनुष्य का हृदय परिवर्तित हो जाता है, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। किसी मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, अन्यथा हम आगे चलिए। बोलिए, चलिए ठीक है।